लोग अंग्रेज विज्ञान का अंशाल सॉल्व कर रहे थे। 3 सेट सॉल्व किए थे 2025 का स्कूल में। उसके आगे चौथा सेट सॉल्व करना है। आप लोग निकाल लीजिए सेट नंबर 4 2025 का। उसका संकेतांक है 824 cm। इस संकेतांक से आप ढूंढिए, चाहे किसी भी प्रकाशन का हो। प्राजीव पब्लिकेशन का तो सेफ मिलेगा, दूसरे का होगा तो दूसरे में कोई और सेट हो सकता है, लेकिन ये संकेतांक नहीं चेंज होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला उपभाग से। कर किसी लेंस की क्षमता का इकाई होता है। तो लेंस की क्षमता का इकाई आप जानते हैं डायोप्टर होता है। इसमें से तीसरा सही है। डायोप्टर मतलब प्रति मीटर। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f और f होता है फोकस दूरी, और फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो प्रति मीटर हो जाएगा, यानी प्रति मीटर इसका आंसर है। डायोप्टर नहीं दिया है। दूसरा है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण होता है। आभासी सीधा और छोटा यदि कह देता तो उत्तल होता, लेकिन ये बड़ा कह रहा है तो अवतल दर्पण में आभासी सीधा और बड़ा बनता है, यानी इसका बी वाला सही है, अवतल दर्पण। तीसरा है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अपवर्तनांक को यन से इंडिकेट करते हैं। पहला था, दूसरे का था अवतल, और तीसरे को सॉल्व करेंगे तो तीसरे में यन बराबर 1.5 दिया है। अब प्रकाश की चाल दिया है y में 3 × 10⁸ तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है n = c/v। इसी में रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो n की जगह पे 1.5 हो जाएगा। 3 × 10⁸ v, 1.5 दूना 3, v एक अन्य v = 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देख लीजिए कौन सा विकल्प ये सही है। इसका बी वाला विकल्प सही है। ठीक है। चौथा है इसका, आकाश का रंग नीला होने का कारण। तो आकाश के रंग नीला होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। पांचवा है इसका, किसी निश्चित प्रतिरोध से होकर, प्रतिरोध फिक्स कहा है, निश्चित प्रतिरोध से होकर बहने वाली वैद्युत धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगा। विद्युत धारा को आधा करने की बात कर रहा है। पांचवा है, I1 बराबर मान लीजिए I है और I2 बराबर मान लीजिए I/2 है। प्रतिरोध का रहा सेम है तो ऊष्मा का अनुपात पूछा तो W1 बराबर I1 I² RT होता है। ठीक है। वैद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पे आप I1 के I की जगह पे रख देंगे, I1 की जगह पे I² RT रख देंगे, और W2 = हो जाएगा I2 RT। ठीक है। I2 का स्क्वायर है, I2 की जगह पे रख देंगे I/2 का स्क्वायर RT, और I का स्क्वायर हो जाएगा, आपको पता है I²/4 RT है। I² RT ये रहा वैल्यू, इसका वैल्यू W1 है, तो इसके जब हम W1 रख देंगे तो W2 बराबर W1/4, यानी ये है आपका 1/4 रह जाएगा विद्युत ऊष्मा। तो इसमें 1/4 दिया है, सी वाला लिखेंगे, 1/4 ऊष्मा रह जाएगी इसकी। छठवां है, कर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही चालक पर लगने वाले बल का परिमाण निर्भर नहीं करता है। तो धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F = I/BL sin θ। तो किस पर डिपेंड किया, इस क्वेश्चन में कहा किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो F I पर डिपेंड करता है, F चुंबकीय क्षेत्र B पे निर्भर करता है, और F लंबाई पर निर्भर करता है, और कोण पे निर्भर करता है। तो ये तीनों दिया है। इसमें ए वाला में वैद्युत धारा पर, बी वाले में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, सी वाले पे लंबाई पर, डी वाला दिया वैद्युत धारा की दिशा पर। तो वैद्युत धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है, बाकी इन पर निर्भर करता है, यानी इसके लिए डी वाला सही है। लघु सातवां दिया है, लघु पथन के लिए विद्युत धारा का मान ये जानते हैं आप बढ़ जाता है। लघु पथन मतलब शॉर्ट सर्किट, जब दो वायर नंगे वायर एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो स्पार्किंग होता है, उसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ जाता है।
8वां है उपभाग। अब केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। C6H6 में कार्बन परमाणु की संयोजकता पूछ रहा है। तो C6H6 ये बेंजीन है, और बेंजीन एक कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक में जानते हैं कि श्रृंखलित होने का गुण इसमें रहता है, यानी श्रृंखला वाला गुण कार्बन रखता है, और कार्बन की वैलेंसी उसी की वजह से उसमें होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो इसमें भी होगी 4। किसी भी कार्बनिक यौगिक में जब देखेंगे तो इसकी जो वैलेंसी होगी, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो तो हमेशा जब भी वैलेंसी असंयोजकता पूछेगा तो 4 लिख देंगे। प्रबल बेस 9वां कह रहा है कि प्रबल बेस कौन है? तो यह NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पहला वाला सही है, प्रबल बेस है। बेस मतलब क्षार जिसमें OH हो। तो OH तो सबके साथ है, लेकिन अगर प्रबल धन विद्युतीय धातु के साथ होगा, यस वाला का होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सब है। अगर इनके साथ अगर OH है तो ये प्रबल होगा, यानी इसका ए वाला ऑप्शन सही है। 10वां में जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 कर इनमें से किसको गर्म करने पर ऑक्सीजन निकलेगा? तो जब गर्म करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ग्लूकोज है, लेड नाइट्रेट है, और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रबल धातु के यौगिक हैं। इनको गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं, यानी इसका अपघटन नहीं होता है। और ये तो बी वाला है ग्लूकोज, इससे भी नहीं होगा। लेड नाइट्रेट है इसका PbNO3 का ट्वाइस। इसको जब हीट करेंगे तो Pb2PbO लेड ऑक्साइड बनेगा, 4NO2 बनेगा, और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। यानी लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन गैस निकलेगा। 11वां कह रहा है कि किस साधारण ताप पर कौन सा द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपको पता है कि Hg है, यानी पारा वही एक ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यानी Hg होगा 11वें का Hg। अगर अधातु में दिया होता तो Br2 लिखते, ब्रोमीन। अवक्षेपण अभिक्रिया 12वां है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण क्या होता है? जैसे दूध का दही के रूप में कन्वर्ट हो जाना या पनीर के रूप में कन्वर्ट हो जाना, ये अवक्षेप कहलाता है। समझने के लिए वो समझ सकते हैं आप। तो बेरियम क्लोराइड इसमें दिया है, बेरियम क्लोराइड है और H2SO4 है। जब इसको एक दूसरे से रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट, उभय अपघटन अभिक्रिया की तरह से है ये। तो बेरियम या चाहे द्विप्रतिस्थापन अभिक्रिया 2HCl, ये बेरियम सल्फेट है। ये नीचे की तरफ बैठने लगता है, यानी अवक्षेप के रूप में ये दे देता है। ब्यूटेनॉल का अणु सूत्र लिखना है। ब्यूट मतलब आपको पता है कि 4 होगा। वैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH होता है। R एल्किल समूह है तो C4 और H9 और OH, ये ब्यूटेनॉल का फार्मूला होगा। एल्कोहल है, आल लिखा है, आल अनुलग्न लगता है एल्कोहल में, तो इससे रिलेटेड। तो इसका आणविक सूत्र लिखेंगे तो C4 हो जाएगा, और H9 और 1 10 हो जाएगा, और O। यही फार्मूला दिया हुआ है। कौन सा ये फार्मूला है? ए वाला ऑप्शन सही है। ये ब्यूटेनॉल, ब्यूट मतलब 4 आपको पता है कि होगा। उपभाग 3 है, कोशिश करते हैं, बायोलॉजी का टर्म है ये, हो सकता है कि आपको भी पता हो। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जिसमें पौधे के हरे भाग में कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से खनिज लवण जब जाता है तो पौधे के हरे भाग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और जब भोजन बन जाता है तो फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा पौधे के विभिन्न भाग में जाता है। तो इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य का प्रकाश। इसमें दिया है 15वां है, यानी इसका सही था 15वां आप आएंगे तो 15वां दिया है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? तो थायरॉक्सिन या तो अमीनो एसिड यूज होता है या आयोडीन। तो इसका बी वाला सही है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन सही है। मेंडल ने लंबे और बौने मटर के पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो प्राप्त प्रथम संतति F1 में लंबे और बौने
पौधों का प्रतिशत तो 100% होता है लंबा। अगर F2 की बात करता तो 75% और 25% मिलता है इसमें। 17वां है, यानी निम्न में कौन एक परितंत्र का जैविक घटक है। जैविक मतलब जैव, तो हरे पौधे होंगे इसमें, क्योंकि ताप, वायु और खनिज दिया है, ये अजैविक होंगे। 18वां है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो द्वार कोशिकाएं स्टोमेटा में पाई जाती हैं। 19वां है, वायुमंडल के ऊपरी सतह पर उपस्थित ओजोन गैस सूर्य से आने वाली किस विकिरण की रक्षा करती है। तो आपको पता है ओजोन हमें परावैंगनिक किरणों से बचाती है। 20वां है, निम्न में कौन सुमेलित है। तो इसमें विखंडन, अमीबा। अमीबा के बारे में जानते हैं, एक कोशिकीय प्राणी है और उसके विखंडन से 1 से 2, 2 से 3 अमीबा में कन्वर्ट कर जाते हैं वो। अब पढ़ेंगे खंड ब में, कर निम्नांकित नामांकित किरण आरेख की सहायता से दूर दृष्टि दोष को समझाइए। किसको समझाना, दूर दृष्टि दोष। इसे लेंस द्वारा कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि दोष में आपको पता है कि दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमारा जो निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है। और निकट बिंदु का वैल्यू कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है। तो इसमें अब इस दोष को दूर करने के लिए करना क्या पड़ता है, जो चश्मा लगाते हैं उस चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट वाले में निकट की दिखाई देती है और दूर की दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो किरण आरेख इसका बनाना है। तो किरण आरेख बनाने के लिए करेंगे क्या, आपको पता है, उत्तल लेंस यूज करेंगे इसमें। दूर दृष्टि दोष, दूर की दिखाई देगी, उत्तल लेंस। ये लेंस हो गया, मान लीजिए ये आई हमारा आंख है और आंख के सामने यह बड़ा सा हम बना दे रेटिना, नेत्र लेंस मान लीजिए। ठीक है, ये वस्तु है, वस्तु के सामने प्रकाश की किरण आ रही है वस्तु से, और आने वाली अब होती क्या है, ये रेटिना के पीछे चली जाती है। ये पीछे रेटिना है, ये वाला पोर्शन। जब इसके सामने उत्तल लेंस लगा देते हैं तो प्रकाश की किरणों को ये मोड़ के इस रेटिना पर पहुंचा देता है यहाँ, और प्रतिबिंब इसका बन जाता है। ये नेत्र लेंस है, नेत्र है और नेत्र लेंस है ये, और ये उत्तल लेंस है। अवतल लेंस में इसके लिए यहाँ पे ये निकट दृष्टि दोष में यहाँ अवतल लेंस यूज कर लेते। तीसरा, इसी का दूसरा पार्ट है, पर एक गोलीय दर्पण 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की बात कर रहा, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो वस्तु की दूरी को आपका पता है, पहले का ये पहला था और है पहले का दूसरा। वस्तु की दूरी को यू से प्रदर्शित करते हैं, माइनस में सदैव होता है। 16 सेंटीमीटर रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कह रहा है, तो जब पीछे कह रहा तो v इज इक्वल टू वो 12 सेंटीमीटर, ये प्लस में होगा। प्रतिबिंब का आवर्धन और दर्पण का प्रकार बताइए। तो दर्पण का प्रकार ये उत्तल लेंस होगा, और आवर्धन यम इज इक्वल टू होता है -v/u। तो -12 और बटे -16 हो जाएगा। 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16, 3/4। ठीक है, और दर्पण कौन सा होगा, उत्तल होगा। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर हम इसको फिगर दिखाएं तो ये फिगर है आपका, ऐसे ये है उत्तल दर्पण, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, और यहाँ वस्तु है, सीधे जाएगी तो किससे होकर चली जाती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ये रहा। और एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो जैसे जाती है वैसे वापस हो गई। तो ये यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, तो हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण से। दूसरे का पहला है, उत्तल लेंस से किसी वस्तु के आभासी आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए
नामांकित किरण आरेख लिखे। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का आभासी, दूसरे का पहला, उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? आपको पता है कि प्रकाशिक केंद्र ये है मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये फोकस हो गया F1 और है हो गया आपका 2F1, इधर F2 हो जाएगा और इधर 2F2 हो जाएगा। अब जब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच वस्तु रखते हैं तो मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण फोकस होकर चली जाती है, आपको पता है, और एक प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली सीधे निकल जाती है। अब दोनों किरणें चूंकि यहाँ इधर तो फैल रही हैं, अब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाता है। ये प्रतिबिंब बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इसको कई बार बताया भी है, क्लास में बताया है। दर्पण में भी सेम ऐसे ही होता है, वहां यहाँ ध्रुव रहता है और यहाँ फोकस, यही वस्तु रखी जाती है। ठीक है, तो एक किरण बनकर तैयार हो गया। इसका दूसरा है कर एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब आवर्धन क्षमता का वैल्यू दे रहा है 3 गुना, यानी यम का वैल्यू 3। ठीक है, 3 गुना आवर्धित उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वस्तु इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तु की दूरी को U से इंडिकेट करते हैं और ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो कह रहा लेंस की फोकस दूरी बताइए। अब यम इज इक्वल टू का होता है लेंस के लिए V/U। यम का वैल्यू यहाँ रख देंगे 3 है, V आपका पता नहीं, और U का वैल्यू -15, तो 15 कितना हो जाएगा? 45 हो गया, यानी 45 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का कह जबकि वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये आपका हो गया, मगर माइनस में रखे होते तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस, सॉरी ये माइनस ही था तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस रखे होते तो माइनस माइनस क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो ये आपका प्लस में 45। अब फोकस दूरी की बात करा तो लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। 1/V, V की जगह पे कितना रख देंगे? 1/45 और माइनस 1/U की जगह पे -15 बराबर 1/F। 15 और 45 का एलसीएम 45 होगा, 45 सेकंड है 45 और 15 तिया 45 बराबर 1/F। 3 और 1 4, तो ये हो गया 4/45 1/F। तो F बराबर हो जाएगा 45/4। चाहे तो इसको कट कर दीजिए, 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4, 1 बचेगा, 10 लगा दिए तो 10 हो जाएगा, 4 गुना 4 बचे, यानी उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा में दिया है, तीसरा क्वेश्चन है, इसका फिगर बनाना पड़ेगा, हमें लग रहा है कि आप लोग उतार लिए होंगे इसको। तीसरा कह रहा है ये विद्युत वाला क्वेश्चन है। विद्युत वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे ग्राफ हम बना दे रहे हैं, आप लिए भी होंगे, लेके बैठे होंगे। तीसरा है इसका, ये डायग्राम मैं दे रहा हूं, आपके पास भी है। अगर आप अंसाब लेके बैठे होंगे तो ज्यादा बेहतर है, आप ज्यादा समझ रहे हो। अगर अंसाब नहीं लिए होंगे तो थोड़ा सा आपको असहजता महसूस हो रही होगी, इसको हम समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 8 भी दिया है और यहाँ 1.5 ओम है। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, ये आपको पता है, 2 ओम, और है हो गया आपका 3 ओम, मैं लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में अमीटर ए द्वारा प्रदर्शित वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। वैद्युत धारा का वैल्यू निकालना है, इसमें कितना वैद्युत धारा ये बता रहा है। तो विद्युत धारा निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले परिणामी प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर विद्युत धारा इधर से जा रही तो आपको पता है कि जब विद्युत धारा बंटती है तो समांतर क्रम होता है, यानी हई और हई सब ये इसके साथ समांतर क्रम है, और इसमें जो
विद्युत धारा जा रही है, जो इसमें जा रही है इसमें जा रही है, यानी है दोनों श्रेणी क्रम है। इसका जो आंसर आएगा उसका इसके साथ हम समांतर क्रम में ले लेंगे। फिर यहाँ धारा आके बट गई, अब बटी हुई धारा फिर यहाँ मिल गई, यानी इसका जो आंसर आएगा तीनों का वो इसके साथ श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2। इसको R डैश से इंडिकेट कर रहे हैं। 2 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम, इन दोनों का परिणामी। अब इसका परिणामी इसके साथ समांतर क्रम में, क्योंकि यह धारा बटी हुई है, तो लिखेंगे 5 ओम व 5 ओम समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इसका परिणामी 1/R इज इक्वल टू हो जाए, R डबल डैश से इंडिकेट कर दे रहे हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/5 प्लस 1/5, यानी 2/5 हो गया। तो 1 है R डैश, तो R डबल डैश करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो हो जाएगा 5/2, और 5/2 मतलब 2.5 ओम। ये हो गया आपका 2.5 ओम इन सब का परिणामी। और इसका इसके साथ किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहाँ आके धारा पुनः मिल गई। ठीक है, तो हम लिखेंगे तब यहाँ पे कि 2.5 ओम, 2.5 ओम और 1.5 ओम, ये है श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो फिर इसका परिणामी लिखेंगे तो R बराबर लिख लेंगे R1 प्लस R2, यानी इसको जोड़ दे, 2.5 और 1.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 ओम, यानी 4.0 ओम। ये हो गया इन सब का परिणामी प्रतिरोध। हमको निकालना ए का धारा, तो अब ओम का नियम जानते हैं, V इज इक्वल टू IR, सीधे से इसी में फिलअप कर देंगे। तो V का वैल्यू कितना है 8, I पता करना है, और R का वैल्यू 4, तो I इज इक्वल टू आपका हो गया 8/4, 4 दूना 8, यानी I इज इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। ठीक है, यानी इसमें बहने वाली धारा का वैल्यू 2 एम्पियर, ये आपका निकल गया। इसी का तीसरे का सेकंड वाला है, इसमें दिया है वैद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो टंगस्टन आप जानते हैं, टंगस्टन का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये और उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, इसीलिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है वैद्युत बल्ब में। ठीक है, तंतु के लिए। चौथा है इसका, 2 कारकों को बताइए जिन पर धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करती है। तो धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कर 2 कारक को बताना है। तो धारावाही परिनालिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू निर्भर किस पर करता है, एक तो होता धारा पर। ये धारावाही परिनालिका, मैं फिगर बना दूं, ये है ऐसे, ये हो गया विद्युत धारा। अब ये विद्युत धारा जो ही प्रवाहित करेंगे तो ये चुंबक के समान बिहेव करेगा, इसको हैंग कर देंगे, लटका देंगे, तो ये नॉर्थ और यानी उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहरेगा। तो किस पर निर्भर करता है, विद्युत धारा की दिशा पर, यानी विद्युत धारा के वैल्यू पे डिपेंड करता है। विद्युत धारा की तीव्रता बढ़ा देंगे तो इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। और दूसरा है इसमें फेरों की संख्या पर, यानी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू इससे जो उत्पन्न होगा वो बढ़ जाएगा। एक और 2 ही पूछा है, एक और हम बता दें, एक होता है क्रूड, नर्म लोहे का क्रूड इसके अंदर डाल देंगे तभी इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा है इसका, कर आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये रहा, तो अपने बाएं हाथ के तीनों उंगलियों को इस तरीके से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, और जब लंबवत रहेंगे तो आपको बताया है कि फादर, मदर और ये चाइल्ड, इस नियम से इसको याद रखते हैं, भूलेंगे नहीं। तो ये विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा अगर विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है,
तो अंगूठा उस चालक तार में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है जो चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा। तो ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसी का चौथे का अथवा करके दिया, चौथे का ये था सब। विद्युत चुंबकीय अस्थायी, ओ सॉरी, इसका एक तीसरा ये फ्लेमिंग का था, हो गया था, दूसरा हमसे रह गया है, इसका दूसरा बता दें। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है? तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बनाया जाता है और अस्थायी चुंबक फौलाद या स्टील का बनाया जाता है। जो विद्युत चुंबक होता है इसका चुंबकन और विचुंबकन दोनों आसानी के साथ हो जाता है, और जो अस्थायी चुंबक है इसका चुंबकन और विचुंबकन आसानी से नहीं होता। यानी एक बार जब चुंबक में बदल गया तो इसका डीमैग्नेटाइजेशन यानी विचुंबकन आसानी से नहीं होगा। ये अंतर होता है इसमें। इसी का चौथे का आठवां भी दिया है, इसमें कह रहा है घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग के महत्व को बताइए। अथवा वाला वो भी बता दे रहे हैं। तो इसका पहला कह रहा है घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज के उपयोग के महत्व को बताइए। फ्यूज आप जानते हैं, फ्यूज लेड, पीवी और टिन दोनों मिश्र धातुओं का बना होता है। एक वायर होता है जिसका गलनांक कम होता है। वैद्युत परिपथ में इसका यूज क्या है? जब दो घटनाओं को रोकने के लिए, एक बार होता अतिभारण मतलब ओवर वोल्टेज। जब हाई वोल्टेज होता है तो उससे भी घरेलू उपकरणों को बचाने के लिए ये लगाया जाता है। यही ओवर वोल्टेज होगा तो विद्युत परिपथ में लगाया गया फ्यूज वायर गल जाता है, जिससे घरों में जाने वाला विद्युत धारा वहीं रुक जाता है और घरों में प्रयुक्त विद्युतीय जलने से बच जाते हैं। ये पहला। दूसरा है जब कभी शॉर्ट सर्किट होता है, घरों में कहीं आग लग गई, दो बिजली के तार अगर नंगे होंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन होगा। उस समय भी विद्युत धारा का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो उस समय भी फ्यूज वायर गल जाता है, जिससे बिजली का कनेक्शन घरों में रुक जाता है और जितने भी अप्लियंस है यानी उपकरण है, विद्युत उपकरण, वो सब जलने से बच जाते हैं। इसका चौथे का आठवें वाले में से दूसरा है प्रायः निम्न वैद्युत आपूर्ति तारों में के वैद्युत रोधी आवरण के रंग क्या होते हैं? वैद्युतमय तार, उदासीन तार और भू संपर्क तार। तो वैद्युतमय तार ये लाल रंग का होता है, उदासीन तार ब्लैक रंग का होता है और भू संपर्क तार हरे रंग का होता है। अब केमिस्ट्री में आएंगे। कह रहा है सांद्रित अयस्क, पांचवा क्वेश्चन है, सांद्रित सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है? अशुद्ध कॉपर के शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन करिए। सांद्रित सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है? तो जब सांद्रण हो जाता है, सांद्रण आप पढ़े हैं, एक होता है घनत्वीय पृथक्करण की विधि द्वारा सांद्रण, मतलब इस क्वेश्चन में वो चीज पूछा नहीं उसके बाद कह रहा है, तो पहले हम बता दें इसको। विद्युत ये घनत्वीय पृथक्करण विधि में पीस के अयस्क को पीस के उसको पानी की धारा में फ्लो करते हैं, तो जो पानी के साथ घुलनशील है वो बह जाता है। दूसरा है चुंबक पृथक्करण विधि, यानी अगर अयस्क में चुंबकीय गुण वाली अशुद्धियां हैं तो उसका शोधन चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। और तीसरा फेन प्लवन विधि, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सांद्रित सल्फाइड अयस्क की बात कर रहा था, यानी इसको फेन प्लवन विधि से इसका सांद्रण किया गया होगा। फेन प्लवन विधि में एक टैंक रहता है और इस टैंक में एथिल जैंथेट और चीड़ का तेल और वाटर रख देते हैं और एक ट्वियर वाली संरचना होती है, ये आप पढ़े हैं। वायु का तेज झोंका इसमें प्रवाहित किया जाता है, तो वायु यहाँ से छिद्र रहता है और वायु का तेज झोंका जब प्रवाहित करते हैं तो इसमें डिस्टरबेंस होता है और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो झाग के रूप में ऊपर मिल जाते हैं और जो अशुद्धियां रहती हैं वो नीचे बैठ जाती है। इसी को फेन प्लवन विधि कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी विधि के बाद
कैसे आप, क्वेश्चन नंबर 5वां था ना, कि सांद्रित सल्फाइड अयस्क से अशुद्ध धातु को कितने पदों में प्राप्त किया जाता है। तो अशुद्ध धातु को अब कितने, इसके बाद कह रहा है, तो पहला है इसका अयस्क का निस्तापन किया जाता है। तो निस्तापन होता क्या है, कैल्सिनेशन। निस्तापन मैंने बताया था पढ़ते समय, निस्तापन की प्रक्रिया में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। वायु नहीं होगा, वायु के अब्सेंस में होगा। जब उच्च ताप तक गर्म करते हैं तो जो हाइड्रेशन जल होते हैं, नमी होता है, ये सब इसमें से निकल जाता है। पहला हो गया। दूसरा है भर्जन, रोस्टिंग। भर्जन की क्रिया होती क्या है, ऑक्सीजन सांद्रित अयस्क में वायु की नियंत्रित मात्रा में, सांद्रित अयस्क में वायु की नियंत्रित मात्रा रखी जाती है और उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप तक जो गर्म करने की प्रक्रिया होती है उसी को भर्जन कहते हैं। और भर्जन की क्रिया में जितने भी अधातु होते हैं, वो अधातु जैसे सल्फर है, कार्बन है, इस तरह के जितने भी अशुद्धियां हैं, वो सब अशुद्धियां अपने अपने ऑक्साइड में निकल जाती है। उसके बाद है, क्योंकि उसके बाद एक आता है प्रगलन। प्रगलन की क्रिया में क्या जाता है, प्रगलन में एक भट्टी आती है वात्या, कापर के लिए बेसेमर परिवर्तक यूज करते हैं, लेकिन प्रगलन में कापर के अलावा जितने भी होते हैं, प्रगलन क्या होता है, प्रगलन में जो अशुद्ध अगलनीय रह गई निस्तापन के बाद, भर्जन के बाद, तो इस अगलनीय अशुद्धि में गालक मिलाया जाता है। जैसे सिलिका हो, वो गालक निर्भर करता है कि अशुद्धि अम्लीय नेचर का है कि क्षारीय नेचर का है। ठीक है, अगर अम्लीय नेचर की अशुद्धि है तो उसमें क्षारीय गालक डालेंगे जो उस अशुद्धि को गला दे। अगर क्षारीय नेचर की अशुद्धि है तो अम्लीय गालक डालेंगे। तो गालक और कोक मिलाकर जब उसको गर्म करते हैं 14 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो अशुद्धियां रहती हैं वो गल जाती हैं और गल के धातुमल के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं और जो धातु होता है वो गलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रक्रिया की जाती है निस्ताप, ये क्या बोलते हैं, सांद्रण के बाद। सांद्रित अयस्क में अशुद्ध शुद्धिकरण की विद्युत अपघटनी विधि का थोड़ा सचित्र वर्णन करिए। तो विद्युत अपघटनी विधि में आपको पता है, इसी में है, लॉन्ग क्वेश्चन है ये। विद्युत अपघटनी विधि में क्या जाता है, एक सेल लेते हैं, अगर कापर है, कोई भी धातु है, तो उसका जो अशुद्ध वाला धातु है उसका एनोड बनाते हैं, जो शुद्ध धातु होता है उसका पतला कैथोड बनाते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इसमें एक विलयन रखते हैं। उस विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। जिस धातु का ये इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का एक विलयन रखते हैं। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड गलता है और एनोड जाके इस कैथोड के किनारे किनारे चिपक जाता है और एनोड जो इसमें अशुद्धियां रहती है वो एनोड के नीचे बैठ जाती हैं, जिसको एनोड पंक या एनोड मड कहते हैं। जब पूरा का पूरा ये गल जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह रोक देते हैं और इस कैथोड पर जो जमा हुआ है धातु, जो एनोड से निकल के आया था, इस धातु को अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस से 99.99% तक धातु शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन 5वां कंप्लीट हो गया। 6वां, कर निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचायक तथा अपचायक पदार्थ कारण सहित लिखना है इसमें। तो उपचायक और अपचायक यहाँ मैं लिख रहा हूं। 6वें का पहला है SN है, ऐसे प्लस प्लस किया है और SN 1 2 3 4 ऐसे ही लिखा है, आप बुक में देखेंगे। संयोजकता, वह अभिक्रिया जिसमें संयोजकता बढ़ रही हो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण, अब जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। तो यहाँ SN की संयोजकता बढ़ रही है, 2 से 4 हो गई, यानी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। तो जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा था क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है,
इसमें बी वाले में यानी Sn+2 अपचायक है, Fe 3 ऐसे लिखा है, +3 किया है, और इससे बना है Fe फेरिक है ये, और ये फेरस में कन्वर्ट करके यहाँ आप देख सकते हैं कन्फर्म आपको दिख रहा है। बैलेंसी इसकी 3 है और यहाँ 2, यानी बैलेंसी घट रही है। तो जब बैलेंसी घटती है तो अपचयन होता है, और जिसका अपचयन होता है उसे आक्सीकारक कहते हैं। यानी Fe यानी जो फेरिक है आयन, इसका अपचयन होने के कारण ये इसमें आक्सीकारक है। आक्सीकारक को उपचायक कहते हैं। इसका दिया हुआ है सी वाला, Na है और Na+। अब यहाँ से आप खुद बता सकते हैं इसकी बैलेंसी कितनी है, 0। सोडियम है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0 और 0 और ये 1 है, यानी इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, यानी संयोजकता बढ़ रही है। जब इसकी बढ़ रही है तो सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जब सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो सोडियम क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। डाउट कोई? अब इसका तीसरा, इसका सेकंड वाला कर शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो आपको पता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अम्ल का 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। केवल शुद्ध जल का पूछा था ये। अगर यही अम्लीय जल कह देता तो 7 से कम लिखना पड़ता, अगर क्षारीय जल कह देता तो 7 से ज्यादा कहना पड़ता। ठीक है, 7वां देखेंगे आप। 7वें में है कर निम्नलिखित अकार्बनिक यौगिक का उपयोग लिखे। कर प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। जिप्सम से ये बनता है, मतलब बनाने के भी नहीं, केवल इसका उपयोग पूछ रहा है। तो जिप्सम से ये बनता है। जिप्सम को जब हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ठीक है, और जिप्सम का फार्मूला कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यही है। जब इसको हीट करेंगे, डेल्टा रख दे रहे हैं, जब हीट करेंगे तो ये कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट बनता है, H2 प्लस 3H2 यहाँ बन जाता है, 2 टाइम्स यहाँ ले लेते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे के ठीक अपोजिट होता है। जब पानी मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। तो इसका उपयोग पूछा है मेनली, तो इसका उपयोग है सांचा बनाने में, डिजाइन बनाने में, खिलौने बनाने में, और प्लास्टर करने में। टूटी हुई हड्डियां हो, अब देखे होंगे डॉक्टर के वहां हाथ पैर किसी का टूट गया तो प्लास्टर लगाता है, इसी से किया जाता है। दूसरा है विरंजक चूर्ण, इसका भी उपयोग पूछ रहा है। तो विरंजक चूर्ण कैल्शियम, हाँ CaOCl2, मैं रासायनिक सूत्र भी लिख दे रहा हूँ, इसका नाम भी लिख दे रहा हूँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये है विरंजक चूर्ण। तो विरंजन क्रिया में यानी कलरिंग, डी कलरिंग में इसका, यानी वस्त्रों का या हल्के पदार्थों का कलर उड़ाना हो, कागज का, फूल का, ठीक है, मेनली कपड़े का कलर उड़ाने में ही इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ना इसका नाम विरंजक चूर्ण है। इसके अलावा पानी के शोधन में भी इसका जीवाणुनाशक के रूप में यूज किया जाता है विरंजक चूर्ण। पानी में अगर जीवाणु है, जैसे पहले बरसात के मौसम में कुएं से लोग पानी पीते थे तो उसमें विरंजक चूर्ण डाल देते थे कि जो छोटे छोटे जर्म्स है वो उसमें मर जाए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ये बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसका उपयोग बनता कैसे, ये धावन सोडा से। धावन सोडा मतलब Na2CO3, इसी को CO2 और H2O से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस बनाने का नहीं पूछा था, केवल उपयोग पूछ रहा है। तो बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका उपयोग किया जाता है। जितने भी बेकरी के आइटम हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। मेनली पाव रोटी बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो। ठीक है, दूध है, दूध अगर ज़्यादा टाइम तक है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन से रोकने के लिए, उसको फटने से रोकने के लिए उसमें मिला दिया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट की अम्लता को दूर करनी है तो वहाँ भी इसका यूज कर लिया जाता है। तो ये सब था आपका उपयोग तीनों का। अब आगे इसमें है क्वेश्चन, और भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कह रहा क्या होता है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो पोटेशियम डाइक्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बनता है इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट है इसका एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथिल अल्कोहल का सेकंड वाला सूत्र है इसका एथिल अल्कोहल C2H5 OH है और प्लस CH3 C डबल OH H2SO4 के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो इससे बनता है एस्ट्रिफिकेशन अभिक्रिया एक आती है CH3 C डबल O C2H5 प्लस H2O, ये एस्टर बनता है। एथिल एसीटेट है H2O है, ये रिवर्स रिएक्शन भी होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। तो ये एस्ट्रीकरण, और इसमें ग्लाइसियल एसिटिक सॉलिड एसिटिक एसिड को बोलते हैं ग्लाइसियल एसिटिक एसिड। ठीक है, गर्म करने की बात कर रहा है, डेल्टा यहाँ लगा देना, सूटेबल टेम्परेचर हो जाएगा। सी वाला कह रहा है एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई जाती है। तो आपको पता है सोडियम बाइक एसिटिक एसिड CH3 C डबल O H है और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो कोई भी अम्ल हो, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो बनता है लवण बनता है, जल बनता है और CO2 बनता है। तो ये भी बनाएगा Na, इसके साथ मिल जाएगा तो CH3 C डबल O Na होगा, H2O होगा और ये बन जाता है CO2। ये कंप्लीट हो गया। अथवा करके दिया है, क्या होता है जब इसमें, इसी का अथवा है सातवें का, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराई जाती है। अभी रिएक्शन लिखे थे इसका, इसके अथवा का पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये है H2O हेमीहाइड्रेट है 1/2 H2O। H2O के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है 3H2O लिखते हैं, 2 टाइम्स लिखते हैं, तो फिर ये जिप्सम में कन्वर्ट कर जाता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। इसको जिप्सम बोलते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, संक्षेप में इसको POP बोलते हैं। तो पहले का ये हो गया ए वाला जल मिलाने से। दूसरा है